सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। चलिए सही है। तो आज हम लोग पीरियडिक टेबल, अब धीरे धीरे आपकी इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अब आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग का सेक्शन है जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल। आवर्त सारणी में हम लोग पिछले क्लास में देखे कौन सा तत्व किस आवर्त में होगा, किस वर्ग में होगा, ये सभी निर्धारित करना हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। अब देखिए आवर्त सारणी में मुख्य रूप से हम लोग तत्वों को सजाए हैं। बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो कुल तत्वों की संख्या, अभी जो ज्ञात तत्व हैं, वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। इस 118 में ज्यादातर जो तत्व हैं वो प्रकृति में ही पाए गए हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी जो हैं वो मानव निर्मित है। आदमी ने उस तत्व का निर्माण किया है। और मानव निर्मित तत्वों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 20 है, और प्रकृति, अब इसमें 20 घटा लोगे तो 98 है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या आपसे कभी भी पूछे तो आप कहेंगे 98। मानव निर्मित तत्व की संख्या आपसे पूछा जाए तो कभी भी कहेंगे कि 10। इसी प्रकार से अब जरा हम लोग ध्यान दें, इस तत्व को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है मेटल, जिसको हम लोग धातु कहते हैं, और दूसरा का नाम है नॉन मेटल, इसको हम लोग अधातु कहते हैं। एक धातु है और दूसरा अधातु है। आपसे कभी भी कहा जाए कि बताओ धातु की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है धातु की संख्या 91, 91 धातु है। धातु की संख्या आपसे कभी भी कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यह 91 धातु है। और अधातु की संख्या आपसे कहा जाए तो इसमें 91 घटा लोगे तो 27 अधातु की संख्या। इसी में हम लोग ध्यान दें, आपको कभी कभी ऐसा रह सकता है अधातु वाले जो 27 देख रहे हो, इसी में कुछ कुछ उपधातु भी है। कहीं कहीं आपको उपधातु की संख्या 6 दिखाई देगी, कहीं कहीं उपधातु की संख्या 7 भी रह सकते हैं। अब आपको दिमाग में सेट रखना है कि उपधातु की संख्या कितने हैं, तो 6। इसमें घटा लोगे तो अधातु की संख्या 21 हो जाएंगी। ये अगर उपधातु छाटोगे तब धातु की संख्या 91। अब ये सब बेसिक हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान रहेगा, तब केंद्रित होगा, तब आंसर बनेगा। इस पीरियडिक टेबल में दो बातें हैं। एक तो हम लोग को ध्यान रखना है जिसको कहते हैं कि यह वर्ग है, और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आया जाता है, और इसी के आवर्त में, ये आवर्त है पहला आवर्त, इसी प्रकार दूसरा आवर्त, इसी प्रकार तीसरा आवर्त। आवर्त में हम लोग इधर से इधर सोचते हैं, यह हमारा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। इसी दोनों चीज को हम लोग को समझना होगा, यानी हम लोग को जो समझना है उस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। और दूसरा नंबर आपको ध्यान देना है वह है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। दो बात आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, गुण की बात करेंगे। तो सभी लोग अब यहां पर ध्यान दीजिए तो स्टेप क्लियर होगा। एक में आपको गुण चलना है और दूसरा में आपको चलना है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा।
इसमें सबसे पहला हम चलते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं धातुई गुण। धातुई गुण, आप सभी लोग जानते हैं कि धातु में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने का गुण होता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो धातुई गुण को ही हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग का गुण। इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग का गुण, या इसी को हम कह सकते हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं तो इसीलिए तीनों लगभग एक ही बात है। चाहे धातुई गुण कहें, चाहे इलेक्ट्रॉन के त्याग करने का गुण कहें, चाहे विद्युत धनात्मकता की बात करें। इसी प्रकार से अगर हम चले तो धातुई के जगह हम लोग दूसरा नंबर कह सकते हैं अधातुई गुण। अब बताओ अधातुई गुण का इसी प्रकार दूसरा नाम क्या होगा। यहां इलेक्ट्रॉन त्याग का गुण है तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण का गुण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण का गुण, और यहां उसी प्रकार से यह विद्युत धनात्मकता है तो यहां विद्युत ऋणात्मकता हो जाए। यानी सबसे पहला स्टेप में सभी लोग को आपको ध्यान रखना है कि इसमें परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातु गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसी प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भी आपसे पूछ सकता है। देखो अब हम एकदम जीरो से आपका चले, बिल्कुल स्टेप आपका क्लियर होते चला जाएगा। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो लोग देख रहे हो ये सभी का सभी ये धातु है, ये सब धातु है। सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो अधातु रहते हुए इस साइड में, बाकी सभी धातु। और यही जो देख रहे हो बोरन, एक घर छोड़ो तो सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक, फिर टेनेनियम और पोलोनियम। इसी प्रकार से यहां चलो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम। ये जो देख रहे हो 2, 4, 6, 1, 7, कई जगह यही पोलोनियम को उपधातु नहीं माना जाता, इसलिए हमने बताया 7 या 6 मिलता है। जैसे इस पीरियोडिक टेबल में उपधातु का कलर रेड है, पोलोनियम का नहीं किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पोलोनियम भी उपधातु है। तो बोरन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी, गैलियम, ये सभी उपधातु। इसके बाद जितना इधर देख रहे हो सब अधातु है। ये निष्क्रिय गैस भी जो देख रहे हो ये सब अधातु। इसीलिए आपको हमने बताया कि अधातु यहां से इस फेज में जो देख पा रहे हैं ये अधातु, इस फेज में जितना देख रहे हैं सब धातु। सिर्फ एक धातु हाइड्रोजन है अधातु जो इधर आए हुए। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखो उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे को खूब बढ़िया समझ में आएगा, क्वेश्चन आप आराम से लिख पाओ। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ओर धातु को रखा गया है, दाईं ओर, बाईं ओर, बीच के हिस्से में? जल्दी आंसर करो। आधुनिक आवर्त सारणी के किस हिस्से में धातु को रखा गया है, दाईं ओर, बाईं ओर, बीच के हिस्से में? वेरी गुड, लेफ्ट साइड में, बहुत ही बढ़िया। आप खुद देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर लेफ्ट साइड में पूरे धातु रखे हुए। इसी प्रकार से कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस हिस्से में अधातु रखे हुए हैं, तो कहोगे कि सर समझ गए, राइट हिस्से में अधातु रखे गए। वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है? लेफ्ट साइड में रहने वाला एक अधातु कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए।
वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो बाईं ओर रखा गया है। बाकी कोई भी अधातु बाईं ओर नहीं है, सभी के सभी राइट हैंड में। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब देखो स्टेप एकदम समझ रहे हो। अब आप ही से पूछा जाए कि बताओ, बाएं से जब हम दाएं आ रहे हैं तो धातुई गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये तुम ही बताओ जल्दी से गेस करके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धातु बढ़ रहा है कि घट रहा है? सभी बच्चे गेस करो जल्दी से। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे यहां से अधातु भेंट होना शुरू है, और अधातु भेंट होना शुरू है। इसका मतलब है कि धातुई गुण बाएं से दाएं आने पर डिक्रीज करता है, घटता है। बिल्कुल सही आंसर। और इसीलिए आपको बहुत ही बढ़िया पहला नंबर क्लियर हो गया कि अगर हम कभी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण का मान घटता है। और अगर हम इसी चीज को कहें अधातुई गुण क्या होता है, अधातु वाला गुण क्या होता है बाएं से दाएं जाने पर, तो आप खुद देख रहे हो कि बाएं से दाएं जाते हैं तो अधातु वाला गुण बढ़ता है। ये लाइन तो हमारे सभी लोग का बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोग बाएं से दाएं आए तो अधातु बढ़ गया, बाएं से दाएं गए तो धातुई गुण घट गए। अब एकदम आपका स्पष्ट सही चल रहा है। इसी में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, विद्युत धनात्मकता का गुण, कुछ भी पूछेगा आंसर एक ही हो। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण का मान बढ़ता है, और इसी प्रकार से कहें कि अधातुई गुण का मान तो घटता है। पहला फेज सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर अब हो गया। अगर हम कहें कि बताओ ज्यादा धातुई गुण है हाइड्रोजन में कि लिथियम में, तो कहोगे कि सर नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ज्यादा धातुई गुण किसमें होगा? लिथियम में। लिथियम से ज्यादा धातुई गुण सोडियम में, सोडियम से ज्यादा धातुई गुण पोटेशियम में। नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है। ये स्टेप सभी लोग का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसी प्रकार से एक एक करके हम पार्ट जो चलेंगे सभी लोग का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा नंबर हम लोग अभी सेक्शन की बात करें, और यह तीसरा सेक्शन सभी का बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं आकार, या आकार से ही रिलेटेड हो गया त्रिज्या, या त्रिज्या से ही रिलेटेड हो गया आयतन। ये निश्चित है कि अगर आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आकार घटेगा तो त्रिज्या घटेगा, उसी प्रकार से आयतन घटेगा। तीनों एक जैसा चलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किसकी त्रिज्या ज्यादा है, किसकी त्रिज्या कम। तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे चले आएंगे। आपको जितना आराम से बेसिक से हम समझाए हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक बच्चे इस बात को समझ पाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से सभी बच्चे बताओ, हाइड्रोजन है तो इसमें केवल एक होगा, लिथियम है तो 2 एक होगा, सोडियम है तो 2 8 एक होगा, पोटेशियम है तो 2 8 8 एक होगा, इसी प्रकार से बढ़ा होगा। अब आप सभी बच्चे बताओ, इसमें केवल एक घर है, इसमें लिथियम में 2 घर है, इसमें 3 घर है, इसमें 4 घर है, इसी प्रकार से इसमें 5 घर होगा, 6 घर होगा, 7 घर होगा। अब आप सभी बच्चे बताओ, इसका आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है? सभी बच्चे बताओ। वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार घट रहा है कि बढ़ रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी आयतन बढ़ेंगे। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इसका त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा। यानी हम लोग को एक बात बिल्कुल समझ में आ गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो।
इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि बताओ अगर ये पोटेशियम चले तो 2881, अगर कैल्शियम चलते तो 2882, इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते जाते 2883, 2884, ऐसे ही सबका चलते चला जाए। अब आप ही बताओ, इसमें भी 4 घर, इसमें भी 4 घर, 4 घर में इसमें 19 आदमी, इसके 4 घर में 20 आदमी, इसके 4 घर में 21 आदमी, इसके 4 घर में 22 आदमी। आप ही बताओ 4 रूम में, तुम्हारे घर में 4 रूम में अगर हम कहें कि 5 आदमी और अगला के कहे कि 4 रूम में 9 आदमी, तो हम कहेंगे बोलो किसके घर का आकार बड़ा? तो सबके पास तो इसमें 4 ही रूम होगा, इसमें सबके पास 5 ही रूम होगा, तभी 5वां में आए। लेकिन इसके 5वां में इसमें 37 आदमी है, इसमें 38 आदमी है, इसमें 39 आदमी है, तो धीरे धीरे रूम तो 5 ही हैं, आदमी की संख्या बढ़ जाएगा। इसीलिए जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटते जाएगा। और इसीलिए हम लोग को दिमाग में बिल्कुल ये बैठा लेना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एक क्लियर है या एक बार और चले? जल्दी जल्दी बताते जाओ, एकदम पूरा समझ के हम लोग को चलना है। सभी बच्चे ये बताओ, आकार त्रिज्या क्लियर है या एक बार और चले? एक बार और चलिए। अच्छा ये बताओ, सुन लो, एकदम स्पष्ट कर दे। पहले तो ये देखो, इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 होगा। ये आकार बढ़ रहा है, वर्ग में कोई समस्या नहीं। अच्छा चलो इसी में चलते हैं। सोडियम में क्या होता है उसको आप खुद से बताओगे। सोडियम में आपको मालूम है कि सोडियम 11, 2, 8, 1, इसमें 11 आदमी 3 घर। मैग्नीशियम 12, 2, 8 और 2, इसमें 12 आदमी 3 घर। एल्युमिनियम इसके सिद्ध में है, एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3, 3 ही घर में 13 आदमी। सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, इसमें फिर 3 ही घर में 14 आदमी। फास्फोरस 2, 8, 5, 3 ही घर में 15 आदमी। किसका घर बड़ा है? किसका घर बड़ा है? किसका घर बड़ा है? सबका 3-3 रूम ही है। इसमें 11 आदमी है, इसमें 12 आदमी है, इसमें 13 आदमी है, इसमें 14 आदमी है, इसमें 15 आदमी है। आपसे पूछे किसका घर बड़ा है? किसका घर बड़ा है आदमी के अनुसार से? तो सब में 3-3 घर ही है, लेकिन इसमें 11 आदमी है, इसमें 12 है, इसमें 13 है। किसका बड़ा है? अब आप ही बताओ। 3-3 रूम है। अब तुम्हारे घर में भी 3 रूम है, मेरे यहां भी 3 रूम। अब हम कहें किसका घर बड़ा है, तो ये मत कहना कि घर बड़ा है। तुम पहले ये कहना कि सर मेरे यहाँ 3 रूम है, लेकिन मेरे यहाँ 14 आदमी रहते हैं। और आपके यहाँ सर हम कहें मेरे यहाँ 3 रूम है और इसमें 18 आदमी रहते हैं। तब मुस्कुराओगे कि तब तो सर मेरा ही घर बड़ा है। कैसे जी, तीनों तो 3-3 रूम है। तो नहीं सर, आपके यहाँ तो 18 आदमी पर 3 रूम है, मेरे यहाँ 14 आदमी पर 3 रूम है, तो ये बड़ा घर है। और कोई आना चाहिए तो आ सकते हैं, अभी अटेगा इस। ये चीज सबसे ज्यादा आपको समझना। तो आदमी जितना ज्यादा रखोगे उतना ही रूम में, तो वो घर छोटा माना जाए। इसीलिए आपको दिमाग में ये सेट रखना है कि सबका तो 3-3 रूम ही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ व्यक्ति, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 ही रूम पर 11 है, तो इसका घर बड़ा माना जाएगा। और इसीलिए आपको इसका घर छोटा हो गया, इसका और छोटा, इसका और छोटा। तो जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, छोटा होते जाएगा। और यही चीज आपको यहां पे हमने लिखा है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और जब आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका आकार घटेगा, त्रिज्या घटेगा, आयतन घटेगा। तो अब हम समझते हैं कि सभी लोग को ये बेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे चलो। सबसे इंपॉर्टेंट तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सभी बच्चे एक बात तो सीख गए हो
कि इधर से इधर गए तो आकार बढ़ा और इधर से इधर गए तो आकार घटा। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, इसमें सबसे छोटा कौन, जल्दी आंसर। आपको कहेगा सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, सबसे छोटा कौन सा है, तो डेफिनेटली निश्चित आप समझ रहे हो कि हाइड्रोजन से छोटा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां सबसे छोटा है, नीचे बढ़ रहा है, यहां सबसे छोटा है, इधर घट रहा है, इसलिए सबसे छोटा कौन, हाइड्रोजन। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, तो आप कहोगे कि सर एकदम समझ गए, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन की होती है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो तुम समझ गया, उल्टा बताओ, सबसे बड़ी, इस पूरे में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी। अब तुमको चॉइस दिया रहे, आयोडीन का, जेनिन का, इसी प्रकार से रुबिडियम का, हाइड्रोजन का, फ्रांसियम का, कोबाल्ट का, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अच्छा देखो, अब धीरे धीरे इसी कंसेप्ट का काम लेना, रटना नहीं है, रट्टा मार एकदम मत बनो, खाली समझो तो कहोगे कि हाँ सर एकदम समझ गए। इससे बड़ा यह, 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 तो सबसे बड़ा यह। जैसे जैसे इधर आगे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो इसमें भी सबसे बड़ा यह, इसीलिए सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, फ्रांसियम का। बिल्कुल सही आंसर हो जाए। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद से समझना है कि सबका 7 ही घर होगा, 7 घर में इसका सबसे कम आदमी होगा, धीरे धीरे आदमी बढ़ेगा, तो इसीलिए सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, फ्रांसियम की। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, तो हाइड्रोजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जनरली बच्चे को हम देखते हैं सबसे छोटी त्रिज्या कहे तो आंसर दे देता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, तो कहेगा कि जा अब क्या करें, हम इसमें रटना पड़े। कुछ नहीं रटना, अरे यहां से यहां बढ़ा, इधर से इधर घटा, तो सबसे बड़ा कौन रहा, फ्रांसियम रहा, इसलिए फ्रांसियम की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, हाइड्रोजन की त्रिज्या सबसे छोटी होगी, काम कंप्लीट होगी। तो यह स्टेप भी हम समझते हैं सभी लोग का एकदम क्लियर होगा। अब इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप सभी लोग को एकदम एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब इसी प्रकार से आगे बढ़े तो अगला नंबर में हम लोग देखते हैं, इसका नाम है संयोजकता। संयोजकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी कहते हैं, इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। आपसे पूछा जाए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी का क्या होता है, जो पदार्थ, जो तत्व जिस ग्रुप में होता है वही इसकी वैलेंसी होती है। ये 1 में है, सबकी वैलेंसी 1 है, ये 2 में है, सबकी वैलेंसी 2 है, ये 3 में है, सबकी वैलेंसी 3 है, 4 में है, सबकी वैलेंसी 4 है, लेकिन वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटाएंगे, वो विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, 8 में से 5 गया तो 3, इस सब का वैलेंसी 8 में से 6 गया तो 2, इस सब का वैलेंसी 8 में से 7 गया तो 1, इस सब का वैलेंसी 0, ये निष्क्रिय है। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी क्या होगा, कहना अपरिवर्तित, सब का वैलेंसी 1 होगा, जो जिस वर्ग में है वही इसकी वैलेंसी होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता अपरिवर्तित होता है। ये पहला नंबर स्टेप एकदम क्लियर। अगर इसी प्रकार से आपको कहा जाए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आप कहोगे कि समझ गए, बाएं से दाएं जाने पर 1 2 3 4, फिर घटेगा, फिर 3 2 1, फिर इसी तरह से घटते घटते यहां तक 0 हो जाए। तो आपको कहना है कि समझ गए, वर्ग में ऊपर से नीचे ये वैलेंसी अपरिवर्तित होता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर 4 से घटकर 0 हो जाता है। इसीलिए दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गया। संयोजकता में अगर हम आपको कहें कि वर्ग में,
तो आप कहोगे कि ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित होता है। अगर हम कहें कि बोलो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो आप कहोगे कि 1 से 4 तक बढ़ता है, 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर 4 से घटकर 0 हो जाता है। 4 से घटकर 0 हो जाता है। बस हो गया। आपको हम समझते हैं कि यह स्टेप भी सभी लोग को क्लियर हो गया। जब हम कहेंगे कि वर्ग में, तो कहना ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता अपरिवर्तित होता है। आवर्त में तो बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से घटकर 0 हो जाता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं, जिसका नाम होता है आयनन विभव। दो चीज हम लोग को और देखना है, एक आयनन विभव और एक देखना है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो ये दोनों चीज जैसे ही देखोगे तो इससे कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद 2 क्लास हम लेंगे, एक एक तत्व के बारे में विशेष फीचर समझाएंगे, और वह आपके लिए अगले 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा आपको प्रश्न रहेगा। तो इसीलिए अगला 2 क्लास एकदम सभी बच्चे खूब बढ़िया से ध्यान दे देना, उसके बाद इधर का फेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला तो सवाल उठता है आयनन विभव है क्या? तो कहता है कि अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आयनन विभव कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आप ही बता दो। अब मतलब तुम्हारे घर से हमको एक आदमी को बाहर निकालना है जबरदस्ती टांग के, नहीं एकदम निकाल ही देंगे। एकदम तुम्हारे घर से इस आदमी को तो हम खींच के ले जाएंगे। एकदम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, बताओ तुम्हारे घर से एक आदमी को हमको निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब तुम बताओ, 3 घर में 11 आदमी, 3 घर में 12 आदमी, 3 घर में 13 आदमी, 15 आदमी। अब हम सब में से चाह रहे हैं कि एक लड़का को खींच ले जो इसमें से है, तो सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा किसमें होगा? सबसे ज्यादा भार किसमें पड़ेगा हमको? 11 वाला में, 12 वाला में, 13 वाला में, 14 वाला में कि 15 वाला में? जल्दी बताओ। 11 आदमी का एक घर है, हम चाहते हैं कि एक को निकाले। 12 आदमी 3 ही रूम में है, हम चाहते हैं एक को निकाले। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे सही लिख रहे हैं। जिसके यहाँ ज्यादा आदमी है तो उसके घर में ज्यादा यूनाइट होगा, और उसके यहाँ तुम चाहोगे कि एक को हम बाहर करें तो सबसे ज्यादा तुम्हें एनर्जी लगाना पड़ेगा। यानी इससे ज्यादा एनर्जी इसमें, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें। यानी सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। अच्छा अब बताओ, अब जल्दी जल्दी सोच के बताओ, इस बेचारे का एक ही यहाँ पर घर है, इसका 2 घर, इसका 3 घर, इसका 4 घर, इसका 5 घर, घर ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जितना ज्यादा अब घर होते जाएगा तो एक निकालने में भार कम पड़ेगा। इसका 7 घर है, तो 7 रूप एक के घर है, हम चाह रहे हैं कि खींच लेते। ये तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा घर, एकदम दुलरुआ है, बहुत भार पड़ेगा। इसका अब 7 घर होगी, तब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में भार इसकी तुलना में कम पड़ेगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आयनन विभव है क्या? तो आप समझ गए, किसी भी परमाणु में अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे आयनन विभव कहते हैं। अब सभी बच्चे को ये क्लियर हो गया होगा
कि आयनन विभव अगर हम कहें कि बोलो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो आप कहोगे कि सर घटता है। क्यों जी? क्योंकि घर बढ़ते जा रहा है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ता है। ये दोनों लाइन हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो। अब सभी बच्चे हमें ये बता दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, देखें कितने बच्चे आंसर कर रहे हो। फिर से सुन लो, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है और इधर से इधर आने पर घटता है। अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है? देख के बताओ, देख के बताओ, समझ गए हो तो देख के बताओ, यही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? एक क्वेश्चन। चार ही में कोई होगा, या तो यह होगा, या यह होगा, या यह होगा, या यह होगा। ये कोना पे ही तो कुछ होगा ज्यादा। सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? लॉटरी मत मारो, पहले ही बताओ। यहां से यहां जाने पर घटता है, तो ये तो कम हो गया, ये तो कम हो गया। यानी सबसे कम फ्रांसियम का होगा। सबसे कम किसका होगा? तो फ्रांसियम का होगा। इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का, क्योंकि फिर तो घटते ही चला जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे अधिक आयनन विभव तो हीलियम, सबसे कम आयनन विभव तो फ्रांसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन वो बच्चे एकदम आसानी से आंसर दोगे जो इसको समझ रहे हो। यहाँ पे समझ नहीं रहो, केवल रट्टा मारोगे तो परीक्षा में आएगा सबसे कम आयनन विभव होता है, कहोगे जा केमिस्ट्री बहुत घुमा घुमा कर पूछ। आप सीधा कहोगे कि वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। तो घटता है तो सबसे कम घट के इसी का होगा। इधर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ हीलियम का होगा। सबसे ज्यादा आयरन विभव किसका? हीलियम। सबसे कम किसका? फ्रांसियम हो। अब अगला नंबर है, इसमें नेक्स्ट एक और हम लोग सीख ले, इसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है शेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण। साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और यह भी सेम उसी प्रकार का होता है जैसे आयनन विभव होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। अब इसमें एक नजर हम इसको आपको ध्यान दिला दें तो लगभग बात आपका एकदम क्लियर हो गया। जो लोग अब इस बात को बढ़िया से समझ जाएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे और आवर्त में बाएं से दाएं, इतनी बात जिनका स्पष्ट हो गया उनको पूरा लाइन क्लियर हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां से आपको हम पूछें कि बताओ विद्युत ऋणात्मकता की बात आप समझ गए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता भी वही चीज आपको समझाए। इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है। जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? जल्दी से आंसर बोलो। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने से देखो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हो। जैसे अभी देखे कि सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम, तो फिर कई बच्चे सोच रहे होंगे हीलियम, तो नालायक हीलियम साझा नहीं करता है, निष्क्रिय है। हमने क्या कहा? साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन, और साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन की जब बात होगी तो ये तो साझा करता नहीं है, तो पूरा डेड हो जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन। एकदम सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे कि हाँ इसमें हमारा लाइन क्लियर हो गया। अब हम बिल्कुल समझ गए हैं सर, साझा वाला अलग है, आयनन विभव अलग। तो अब यह स्टेप आपका लगभग क्लियर हो चुका है। अब एक एक करके तत्वों पर आधारित दो क्लास हम लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोनों क्लास के बच्चे नहीं छोड़ना। आप धीरे धीरे आपके केमिस्ट्री अब एकदम शानदार होते जा रहा है। अब केमिस्ट्री में आपको कोई समस्या नहीं होगा। केमिस्ट्री जैसे ही 2 दिन और कर लोगे एकदम लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक, नेक्स्ट 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा।
बेसिक में वीडियो देखने का लिमिट, अरे नालायक, अकेले खरीदोगे तो लिमिट से कहाँ कोई दिक्कत है, 5-6 आदमी मिल के खरीदोगे तभी दिक्कत होता है। अकेले देखने में तुम जितना बार पढ़ो कहाँ खत्म होता है, ये थोड़े है कि छुओगे तो एक बार में एक बार हो जाता। तो नहीं समझता, पीछे करो आगे करो, तुम पढ़ो। अकेले पढ़ने में कोई वीडियो का लिमिट खत्म नहीं होता। जो लड़के 2-3-4 लोग मिल के खरीदता है उन्हीं लोग को लिमिट में दिक्कत होती है। अकेले पढ़ने को कोई समस्या लिमिट से नहीं है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कहाँ कोई दिक्कत हुआ है कोई चीज में कि हाँ सर मेरा गायब हो गया। चलिए, केमिस्ट्री सबको एकदम ठीक कर लेना है, तो 2 दिन और के बाद केमिस्ट्री एकदम कहोगे कि हाँ सर केमिस्ट्री जबरदस्त हो गया, केमिस्ट्री मेरा शानदार हो गया। तो 2 दिन के बाद अब प्रश्न भी अब बनाओगे 2 दिन बाद, तो सेट में अब बहुत बढ़िया बनेगा। 2 दिन में एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो सबसे लो पे आज ऑफर चल ही रहा है, तो इसलिए विशेष ऑफर क्या उतना लो है कि अभी तो कोरोना के कारण समझिए इतना लो पे आ गया, नहीं तो इतना कम फी नहीं रहता। तो इसलिए अभी सबसे लो आज तक है। जिनको नहीं जुड़े हो कोई कोर्स से तो अपना जुड़ जाओगे, नहीं तो कल से फिर फी बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। चलिए, तो अब आपका नेक्स्ट क्लास कल होगा। इससे आगे 2 क्लास इसमें और लेंगे, उसके बाद तब ऑब्जेक्टिव, फिर आपका ये लेसन कंप्लीट, फिर केमिस्ट्री क्लास इधर बंद हो जाएगा।